नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट प्रथम के सेकंड पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन और उसके सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम विश्व इतिहास में उन महत्वपूर्ण और चमत्कारी व्यक्तियों में शुमार है जिन्होंने शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के माध्यम से इतिहास के एक युग को अपने विचारों के अनुकूल दिशा प्रदान की। नेपोलियन का योगदान कितना सार्थक था या कितना घातक था, इस बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन नेपोलियन के व्यक्तित्व के कुछ ऐसे बिंदु हैं और उनके कृतित्व के कुछ ऐसे सुधार हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए हम उसकी अद्भुत साहसिक और सृजनात्मक प्रतिभा का लोहा स्वीकार करते हैं। नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है क्योंकि वह फ्रांस के क्रांतिकारी दशक के तृतीय और अंतिम चरण में व्याप्त शासकीय दुर्बलता और सैनिकवाद के उत्कर्ष की पैदाइश था। उसने क्रांति की भावना को जीवित रखा या उसका पूरी तरह दमन कर दिया, इसका ठीक ठीक उत्तर संभव नहीं, क्योंकि नेपोलियन की क्रियाशीलता के अलग अलग स्तरों पर क्रांति के प्रति उसका रुख अलग अलग दिखाई देता है। परंतु यह सत्य है कि नेपोलियन ने क्रांति के एक मूलभूत आदर्श स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया था। राजनीतिक निरंकुशता का स्थान नेपोलियन के सैनिक अधिनायकवाद ने ले लिया और इस मामले में वह फ्रांस के भूतपूर्व लुई श्रृंखला के शासकों से भी 2 कदम आगे था। क्रांति के एक दूसरे मूलभूत आदर्श समानता के व्यावहारिक सामाजिक रूपांतरण के प्रति नेपोलियन ने अत्यधिक उत्साह और रुचि का प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसने क्रांति की भावना को आगे बढ़ाया और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और क्रांति का तीसरा आदर्श भारत भाव या बंधुत्व फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के रूप में व्यक्त हुआ और नेपोलियन के संरक्षण में वह अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। नेपोलियन के जीवन का अध्ययन हम कालक्रम अनुसार 4 भागों में कर सकते हैं। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन और डायरेक्टरी का शासन 1795 से 1799 के अधीन उसका उत्थान। दूसरा, नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण और प्रथम कौंसल के रूप में उसकी गतिविधियां, जिन्हें हम 1799 से 1804 के अंतर्गत रखते हैं। नेपोलियन सम्राट के रूप में 1804 से 1815 जब नेपोलियन के साम्राज्य का उत्कर्ष और चरम था, और चौथा, नेपोलियन का साम्राज्य का पतन और पटाक्षेप 1808 से 1815 के बीच। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसका जन्म 1769 में कोर्सिका के एक द्वीप पर हुआ, जिसे नेपोलियन के जन्म से 1 वर्ष पूर्व ही फ्रांस ने इटली में
स्थित जेनोवा की रिपब्लिक से खरीदा था। रूसो ने 1762 में एक पूर्व अनुमान के आधार पर यह विचार व्यक्त किया था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्सिका का यह छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को चमत्कृत कर देगा, और उसकी भविष्यवाणी सत्य निकली। नेपोलियन मूलतः इटली का था। उसके पूर्वज लगभग 250 वर्ष पूर्व इटली से आकर कोर्सिका में बस गए थे। वह इसी अर्थ में मात्र फ्रांसीसी था। कोर्सिका के निवासियों ने अपनी भूमि पर फ्रांस के अधिकार को स्वीकार नहीं किया था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। नेपोलियन के पिता बोनापार्ट पेशे से एक वकील थे तथा कुलीन वर्ग से संबद्ध थे, लेकिन कुलीनता केवल नाम मात्र की ही रह गई थी, क्योंकि उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेपोलियन के 8 भाई बहन थे। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में ब्रीन और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के आधार पर हुई। उसकी मातृभाषा इटालियन थी। उसने फ्रेंच भाषा यहाँ आकर ही सीखी। फ्रेंच भाषा को वह विदेशी भाषा के रूप में बोलता था और उसके अन्य विद्यार्थी साथी उसकी हंसी उड़ाया करते थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात नेपोलियन 16 वर्ष की अवस्था में सेना के तोपखाना विभाग में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ। एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में नेपोलियन को बहुत कम वेतन मिलता था। उसने बड़ी तंगहाली में अपना समय गुजारा। इसी दौरान उसकी इतिहास के अध्ययन में विशेष रुचि जागृत हुई। इतिहास को वह सत्य की मसाल मानता था। फ्रांस में क्रांति प्रारंभ होने के बाद नेपोलियन को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और 1792 में वह पेरिस आ गया और जैकोबिन दल का सदस्य बन गया। फ्रांस की क्रांतिकारी सेना को प्रशिक्षित सैनिक अफसरों की आवश्यकता थी, अतः नेपोलियन अपनी योग्यता के आधार पर सेना में शामिल हो गया। 1793 में वह फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होकर तूलो नामक नगर पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। यह तूलो का अभियान ही उसका भाग्य विधाता बना। तूलो पर एक ब्रिटिश जहाजी बेड़े के कप्तान हुड ने अधिकार कर लिया था और फ्रांस की तत्कालीन सरकार राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। नेपोलियन ने तोपखाने के आक्रमण की नवीन पद्धतियों को अपनाकर अपनी सैनिक प्रतिष्ठा को स्थापित किया। नेपोलियन की कुशलता ने फ्रांस की सेना के तूलो पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। उसकी यह सफलता 24 वर्ष की अवस्था में ही उसे ब्रिगेडियर जनरल के पद तक ले गई। 5 अक्टूबर 1795 को पेरिस में राजतंत्रवादियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सम्मेलन के विरुद्ध विद्रोह किया, जो वेंदे मिएरे के विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय अपने तोपखाने के कुशल संचालन के माध्यम से उसने इस विद्रोह का दमन किया और इस प्रकार उसने फ्रांस के गणतंत्र को बचाया। डायरेक्टरी के शासनकाल के दौरान नेपोलियन की प्रगति हुई। डायरेक्टर 12 नेपोलियन की सैनिक योग्यता से बहुत प्रभावित था। उसने 1796 में इटली के सैनिक अभियान हेतु कमांडर नियुक्त किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व था और इस दायित्व के कुशल निर्वहन ने नेपोलियन की सैनिक विजयों की धाक जमा दी। इस अभियान पर जाने से 2 दिन पूर्व ही
उसने एक सुंदर और विधवा स्त्री ब्यूहनेस से शादी की। इटली का सैनिक अभियान नेपोलियन के भाग्य का उत्कर्ष था। यह अभियान 1796 से अप्रैल 97 तक चला। इस अभियान की समीक्षा इन शब्दों में इतिहासकार करते हैं कि वह आया, उसने देखा और उसने उसे जीत लिया। बोनापार्ट का प्रथम इटली अभियान सैनिक दृष्टि से एक अत्यंत श्रेष्ठ अभियान था, जो युद्ध की कला का एक आदर्श प्रतिमान था। इस सैनिक अभियान में नेपोलियन ने 35,000 फ्रांसीसी सैनिकों के साथ आल्प्स पर्वतमाला की ओर प्रस्थान किया। वहां उसे सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 70,000 के लगभग सैनिक थे। नेपोलियन की सेना शत्रुओं की तुलना में मात्र आधी थी और पूरी तरह से सुसज्जित भी नहीं थी, लेकिन नेपोलियन ने अपने सैनिक चातुर्य और कौशल से विपक्षी सेनाओं को चकाचौंध कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सैनिक टुकड़ियों को संगठित होने का अवसर नहीं दिया और उनसे अलग अलग मोर्चों पर लड़ने की नीति बनाकर उन्हें परास्त कर दिया। पहले उसने ऑस्ट्रिया की सैनिक टुकड़ी को हराया और उसे पूरब की ओर भगा दिया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और सार्डिनिया को परास्त कर सार्डिनिया की राजधानी टुरिन पर अधिकार कर लिया। सार्डिनिया ने घबराकर नेपोलियन से संधि की और उसके अनुसार उसने फ्रांस को सेवाई और नीस के प्रांत दे दिए। इसके बाद नेपोलियन ने अपना ध्यान ऑस्ट्रिया की सेना पर केंद्रित किया और पो नदी को पार कर एडा तक उसकी सेनाएं चली गई। इस नदी को मात्र लोदी ब्रिज से ही पार किया जा सकता था और ब्रिज के दूसरी ओर ऑस्ट्रिया की सेनाएं अपनी तोपों के साथ खड़ी थी। लेकिन बोनापार्ट ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सेना को ब्रिज पार करने का आदेश दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए वह आगे चलने लगा। ऑस्ट्रिया की तोपों की अग्नि वर्षा की परवाह न करते हुए उसने आगे बढ़कर ऑस्ट्रिया की तोपों पर कब्जा कर लिया। स्वयं बोनापार्ट लिखता है कि मेरे नेतृत्व में सैनिकों द्वारा की गई तमाम गतिविधियों में लोदी पुल के खतरनाक रास्ते की तुलना किसी भी और अभियान से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उसने मौत के मुंह में जाकर अत्यंत निर्भीकता का प्रदर्शन करते हुए विजयश्री प्राप्त की और वह सैनिकों के मध्य एक आदर्श व्यक्ति बन गया। ऑस्ट्रिया की सेनाएं पीछे हटकर मांटवा के दुर्ग में जाकर छिप गई, लेकिन उसने मांटवा पर भी अधिकार कर लिया। नेपोलियन की सेनाओं ने आगामी 8 महीनों में जून 1796 से जनवरी 1797 के मध्य ऑस्ट्रिया से मांटवा दुर्ग को छीना और द्रुत गति से आक्रमण कर ऑस्ट्रिया की सैनिक टुकड़ियों को विभाजित अवस्था में कर दिया। नेपोलियन के सैनिक कहते थे, ये हमारी टांगें हैं जो हमें युद्ध में विजय दिलाती है। 1797 में ही उसने रिवोली के युद्ध में ऑस्ट्रिया को करारी मात दी और उसके 2 सप्ताह बाद आल्प्स पर्वतमाला से आगे बढ़ते हुए नेपोलियन वियना से मात्र 100 मील की दूरी तक पहुंच गया। जहां ऑस्ट्रिया ने समझौता करने हेतु समर्पण कर दिया, नेपोलियन का सितारा अब बुलंदी पर था। उत्तरी इटली में उसने 12 महीने के अपने प्रवास के दौरान 18 बड़े और छोटे 65 युद्ध लड़े। इन युद्धों में विजय के फलस्वरूप लगभग 3 करोड़
फ्रैंक की धनराशि पेरिस पहुंची। इसके अलावा प्राचीन और आधुनिक इटली की लगभग 300 महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी पेरिस के संग्रहालयों में भिजवाई गई। इटली के इस अभियान ने नेपोलियन ने इस प्रकार कार्य किया जैसे कि वह राज्य का प्रमुख हो। उसने डायरेक्टरी की सलाह के बिना ही अपने तरीके से अनेक कार्य किए और इटली के अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से कुछ को अपनी इच्छा से नई इकाइयों में गठित कर दिया। उसने जेनोवा के रिपब्लिक को लिग्यूरियन रिपब्लिक के रूप में, नेपोलियन ने वेनिस के रिपब्लिक पर भी अधिकार कर लिया और यूरोप के प्राचीनतम और गौरवशाली राज्यों में से एक था। नेपोलियन ने पोप और वेनिस के राज्यों से प्राप्त भूमि को मिलान नगर से जोड़कर सिसलपाइन गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। ऑस्ट्रिया में नेपोलियन राजा महाराजाओं की तरह अपना दरबार लगाने लगा। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार लोम्बार्डी और बेल्जियम का क्षेत्र फ्रांस को प्राप्त हुआ और फ्रांस ने इसकी एवज में ऑस्ट्रिया को वेनिसिया का क्षेत्र दे दिया। इटली वासियों के लिए नेपोलियन एक महान व्यक्ति के रूप में अवतरित हुआ, जिसने उन्हें ऑस्ट्रिया के निरंकुशतावाद और प्राचीन सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। 28 वर्ष की उम्र में नेपोलियन फ्रांस का राष्ट्रीय नायक बन गया। वह अपनी लोकप्रियता के बलबूते पर आसानी से डायरेक्टरी का सदस्य बन सकता था, लेकिन डायरेक्टरी का सदस्य बनने के लिए 40 वर्ष की उम्र आवश्यक थी। नेपोलियन अपनी सत्ता के औपचारिक केंद्र में आने के लिए इस समय को अभी पूर्ण परिपक्व नहीं मानता था और अपनी सैनिक कीर्ति को उच्च स्तर पर ले जाने का आकांक्षी था। कैंपो फॉर्मियो की संधि के बाद फ्रांस के सामने केवल इंग्लैंड ही एक बड़ी शक्ति बच गया था, लेकिन इंग्लैंड अपनी नौसैनिक शक्ति, उपनिवेशों की संख्या और व्यापारिक समृद्धि के कारण एक दुर्जयी शक्ति बना हुआ था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सैनिक अभियान का कमांडर भी नियुक्त किया। नेपोलियन का मानना था कि इंग्लैंड पर प्रत्यक्ष आक्रमण कर उसे जीतना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड को पराजित करने के लिए पहले उसे निर्बल बनाने की आवश्यकता है और उसका विश्वास था कि इंग्लैंड की शक्ति और समृद्धि का स्रोत उसे भारत के उपनिवेश से मिलने वाला धन है। यदि भारत पर अधिकार करके अंग्रेजों को वहां से भगाया जाए तो इंग्लैंड की शक्ति टूट सकती है और उसे तब परास्त करना आसान होगा। इस दृष्टि से नेपोलियन ने योजना बनाई कि पहले मिस्र पर आक्रमण करे और उसे जीत कर भारत की भूमि के लिए आधार बनाए। नेपोलियन इस दृष्टि से सिकंदर के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा था। वह अपनी कल्पना के बारे में उसने कहा, मैं स्वयं को एशिया के मार्ग की ओर देख रहा हूँ, हाथी पर बैठा हुआ और सिर पर पगड़ी बांधे हुए। इधर डायरेक्टरी के सदस्य पेरिस में नेपोलियन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान थे। उन्होंने बड़ी सहजता से नेपोलियन के मिस्र पर आक्रमण करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की। 1798-1799 में नेपोलियन ने 38,000 सैनिकों की सहायता से मिस्र की ओर रवाना हुआ। उसके साथ अनेक विशेषज्ञ और विद्वान लोग भी थे जो मिस्र के आसपास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए साथ गए। भूमध्य सागर में ब्रिटिश सेना से बचते हुए नेपोलियन आगे बढ़ा। उसने माल्टा पर अधिकार किया। मिस्र उस समय तुर्की के सुल्तान के अधीन था, लेकिन मिस्र के वास्तविक शासक मामलुक थे जो वहां के सामंती सैनिक जाति थे। नेपोलियन ने अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार किया। उसके बाद वह काहिरा की ओर रवाना हुआ।
लेकिन जलती हुई रेत की यह यात्रा बड़ी कष्टकारक थी। 3 सप्ताह की यात्रा के बाद उसे काहिरा के पिरामिड दिखाई दिए। पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन की सेनाओं ने ममलूकों को करारी मात दी। इस युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन ने काहिरा पर अधिकार किया और एक प्रकार से वह मिस्र का मालिक बन गया। लेकिन नेपोलियन की यह सफलता स्थायी सिद्ध नहीं हुई। 1798 को 1 अगस्त 1798 को एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने अलेक्जेंड्रिया के पूर्व में स्थित अबूबकर की खाड़ी में डेरा जमाए हुए नेपोलियन के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। यह युद्ध नील नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फलस्वरूप नेपोलियन को अपने जहाजी बेड़े से हाथ धोना पड़ा और वह सैनिक टुकड़ी के साथ मिस्र में अकेला रह गया। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने 1799 में ही सीरिया पर आक्रमण किया। वह नवीन विजयों से अपने सैनिकों का उत्साह बनाए रखना चाहता था तथा भारत और कुस्तुनतुनिया की तरफ प्रयाण जारी करने का स्वप्न संजोए हुए था। यद्यपि वह अपनी उम्मीदों में सफल नहीं हुआ। मिस्र से सीरिया तक का रेगिस्तानी रास्ता अनेक मुश्किलातों से भरा हुआ था। नेपोलियन की सेनाओं ने गाजा और जफा के किलों पर भी अधिकार किया। 2 महीने तक वह इसी संघर्षों में उलझा रहा। अंत में परेशान होकर वह काहिरा आया। तब तक वह अपने 5000 सैनिकों को खो चुका था। कुछ समय पश्चात उसने अबूबकर के युद्ध में तुर्की की सेनाओं के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। बोनापार्ट को लेकिन अब एहसास हो चुका था कि पूर्वी साम्राज्य के उसके स्वप्न को साकार करना संभव नहीं है और न ही मिस्र में दीर्घकालीन अधिकार बनाए रख पाना। अतः बोनापार्ट ने अपने सैनिक अभियान को अपने अधिकारी को छोड़कर फ्रांस लौटने का निश्चय किया। फ्रांस में हो रही घटनाओं के समाचार सुनकर वह एक दृढ़ निश्चय के साथ 1799 की रात को चुपचाप अपने चुनिंदा साथियों के साथ फ्रांस के लिए रवाना हुआ। उधर नेपोलियन ब्रिटिश सेना की निगाहों से बड़ी मुश्किल से बचते हुए 1799 अक्टूबर में फ्रांस पहुंचा। तब तक फ्रांस का दृश्य बदल चुका था। यूरोप की बड़ी शक्तियों ने फ्रांस के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1799 के मध्य तक इस मोर्चे ने फ्रांस को अनेक अवसरों पर नीचा दिखाया। इटली में नेपोलियन द्वारा प्राप्त सफलताओं पर पानी फिर चुका था। डायरेक्टरी के सदस्य अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास खो चुके थे और नेपोलियन के लिए एक उपयुक्त अवसर था सत्ता के अधिग्रहण का। फ्रांस की जनता भी चाहती थी कि नेपोलियन जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति सत्ता के केंद्र में हो। ऐसी अवस्था में नेपोलियन ने अपनी षड्यंत्रकारी योजना के तहत 18 और 19 ब्रूमेयर अर्थात 8, 9 और 10 नवंबर 1799 को फ्रांस में एक राज्य विप्लव घटित हुआ, जिसने डायरेक्टरी का अंत कर नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता के केंद्र में स्थापित कर दिया। डायरेक्टरी के स्थान पर अब फ्रांस में कॉन्सुलेट की स्थापना की गई, जिसके 3 काउंसिल सदस्य बनाए गए: नेपोलियन बोनापार्ट, साई और टुका। नेपोलियन प्रथम काउंसिल नियुक्त किया गया। इस प्रकार नेपोलियन की कौंसल के रूप में शुरुआत हुई, जो 1799 से 1804 तक चलती रही। इस दौरान नेपोलियन ने फ्रांस की कार्यकारी सत्ता प्राप्त कर फ्रांस के अनेक क्षेत्रों में सुधार करने शुरू किए और एक नवीन व्यवस्था बनाने का कार्य शुरू किया। अगले व्याख्यान में हम नेपोलियन के सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।